हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे हो। आई नो थोड़े परेशान भी हो क्योंकि रिजल्ट आउट हुआ है ना। जे मीन्स टू का, बट ठीक है यार, जो भी है वॉट एवर यू हैव गॉट इज, आई मीन दैट इज योर मार्क्स। तो समहाउ डाइजेस्ट करना है उसको, डू दैट। उसके बाद जो भी ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन को देखो, वॉट एवर ऑप्शन इज इन योर हैंड। आई मीन इफ ओनली ऑप्शन यू कैन सी जे एडवांस, तो क्या ही कर सकते हो। एक ही चीज है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मॉक में अगर नंबर कम आ रहे हैं ना, तो मॉक पेपर्स को और ओरिजिनल जेई एडवांस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको कंपेयर करके देखो। और कंपैरिजन में ये देखो कि विच इज मोर टफ। आई विल से मॉक पेपर यूज टू बी मोर टफ इन जनरल। सो वहां से अगर मॉक में यू आर गेटिंग लेस नंबर ऑफ मार्क्स, 20 और 25 नंबर मोर यू विल बी गेटिंग इन योर ओरिजिनल पेपर। But not there will be huge difference. I won't say कि if you are getting 37, 38, then you will be getting above 100 in there. No, it won't be happening क्योंकि approximately उसी के around oscillate करेगा, right? So whatever is the option, उस option को सही से pick करना है। You have to work around that. अगर तुम्हें लगता है तुमने सच में मेहनत किया और तुम्हारे परसेंटाइल नहीं आए हैं, then it's time कि you put your effort in JEE advanced. ठीक है क्रिश, I would suggest yes. मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ, इफ यू थिंक यू डिजर्व बेटर, सो यू डिजर्व अ चांस। दैट्स माय पॉइंट। आई मीन कभी कभी देखो, लोग कहते हैं ना एक साल वेस्ट हो गया। वेस्ट कुछ भी नहीं जाता यार। ये हमारी सोच है। तुम एक साल कॉलेज में रहोगे, क्या करोगे? डेफिनेटली इन द फर्स्ट ईयर व्हाट वी डू इन कॉलेज, आई मीन after reading 11th and 12th rigorously, we read like donkey, I would say. We work like donkey in class 11th and 12th. Whatever burden is there, we take it up. We do things. So in first year, what happens? We are like कि चलो यार relax करते हैं, एक दो साल तो ऐसे ही निकल जाता है. So taking a break is not a bad option, I would be telling. If you really feel like you deserve better, so you need to now sit and then think कि कैसे प्लान करना है। ड्रॉप का मतलब ये भी नहीं होता कि यू सिंपली टेकिंग ड्रॉप एंड देन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं, मिस्टेक का मतलब द स्ट्रेटेजी दैट यू फॉलोड। आई मीन यू जस्ट kept on reading things, you didn't practice more. Practice is what will make your thing more good. ठीक है, सो प्रैक्टिस ये जो वर्ड है ना, दिस इज, आई मीन, वेरी अंडर एस्टिमेटेड वर्ड। कभी कभी हमें ये लगता है ना कि I mean, revising things is like going through the concept. No, it's like going through more number of questions. So do as many number of questions as you can do. In physics, it's all about practice. In chemistry, it's all about looking at same thing time and again. So again, doing questions. Done hai. And in mathematics, definitely practice number of questions. So I mean, get yourself wholly invested. अभी के generation का एक और problem है. We all have phones. We all have Instagram. We all have. I mean, there's so many social sites where people are just. I mean, browsing. There's so many things to look at. There's so many things to entertain you. You have to make a very conscious decision what you are opting for. कभी कभी हमें लगता है नहीं, हमने ज्यादा फोन तो नहीं देखा, बस क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा ही तो देखा। वो थोड़ा थोड़ा दैट विल एड अप टू सम 3 और 4 आवर्स। पता है, तुम अपने फोन का स्क्रीन टाइमिंग ऑन करो एंड देन यू चेक एवरी डे हाउ मच स्क्रीन टाइमिंग यू आर हैविंग। देन स्टूडेंट्स के पास एक और मतलब एक्सक्यूज हम दूसरों से बना सकते हैं ना, खुद से क्या ही बनाएंगे। खुद से जज करो खुद को। कभी कभी ये हम सोचते हैं कि नहीं, हमने तो क्वेश्चन देखने में टाइम लगाया है, हमने तो क्वेश्चन सर्च किया है। बट एक्चुअली क्या होता है ना, व्हेन वी आर ऑन सोशल साइट्स वी एक्चुअली कीप ऑन चेकिंग थिंग्स। वी आर कॉन्शियस, आई मीन हु इज देयर, हु इज पोस्टिंग व्हाट, हु, आई मीन ये होता है, ठीक है। सो वो चेकिंग ना, इट्स नॉट ओनली किलिंग योर टाइम, इट्स टेकिंग अ स्पेस इन योर ब्रेन, इन योर मेमोरी, एंड दैट इज समहाउ, आई मीन, मेसिंग अप विथ योर प्रायोरिटी लिस्ट। तुम्हारे प्रायोरिटी में तुम्हारी टीचिंग है, एंड इन दैट स्पेस यू आर फीडिंग समथिंग एल्स आल्सो, दैट इज टेकिंग स्पेस। So it's not about, I mean, if you're failing at something is not a bad thing. I mean, we should fail more and more so that we can learn. लेकिन कभी क्या होता है ना, when we fail we do only one thing, we feel bad। ठीक है, जस्टिफाइड है, वी शुड फील बैड, बट कितने देर तक बैड फील करोगे? बैड फील करने के बाद यू हैव टू गेट अप एंड थिंक अराउंड की व्हाई इट हैपेंड। ठीक है, कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है कि यू गिव यू 100%, यू डिड एवरीथिंग राइट, स्टिल यू कुडंट गेट। आई अग्री, दिस हैपेंस।
then in that case you should take the hint of what your life is trying to say to you. Maybe you are not made for this, maybe you deserve something more good or more better, maybe you need to wait more, maybe you need to do something else, you need to explore more. But never opportunity window is closed. No failure says that. ठीक है. So bad feeling is good feeling. बैड फील करना ही चाहिए, अगर तुमने सच में मेहनत किया तो बैड तो लगेगा, लेकिन कितना सच में मेहनत किया है, क्या गलत किए हो, वो सब भी तो फिगर आउट करना पड़ेगा ना. एंड जो भी लोग ड्रॉप के बारे में सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी टेकन इट, आई वुड से कि ठीक है, अभी एडवांस में देयर इज टाइम, और तुम लोग अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं है बुरा कर रहे हो. मार्क्स कम ज्यादा आना कैन नॉट डिटरमिन योर अबिलिटी एंड योर टैलेंट और योर कि ड्यूरिंग दैट 3 hours व्हाट वाज योर माइंड स्टेट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कैसे स्टेट में जाके एग्जाम दिए हो. कभी कभी ऐसा होता है, वी नो थिंग्स, वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट इनटू मार्क्स. सो वहां भी हमें काम करना होता है. जैसे जैसे आई हैव बीन अ सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट हु वाज लाइक कि आई कुडंट परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स. आई डोंट नो, समथिंग हैपेंस देयर विथ मी. सो देर आर सम सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको क्या कैसे फिगर आउट करना है, उनको वही काम करना है. और वहां पे काम कैसे पॉसिबल है? बाय गिविंग मोर मॉक, appear in more mock, sit for exams, try to maintain your concentration. ठीक है, कुछ करो. आई मीन अपने फॉल्ट्स को निकालो, मैं ये कह रही हूँ. ठीक है, डन है. एवरीवन, एवरीवन okay with whatever you have got? Okay or not okay? Trying to be okay, that's also good. ठीक है. और जितने लोग सोच रहे हो ना जेई एडवांस लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, इफ यू आर एलिजिबल यू शुड राइट, आई वुड से. ऐसा नहीं है कि तुम अगर अगर तुम ड्रॉप भी ले रहे हो तो इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट गोइंग टू राइट योर जेई एडवांस. क्योंकि उस केस में क्या होगा ना, यू विल गेट लेथार्जिक फॉर कमिंग 20 days. यू विल बी लाइक कि ठीक है मुझे तो ड्रॉप लेना है, लेट्स टेक अ ड्रॉप, लेट्स टेक फर्स्ट ब्रेक एंड देन आई विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. बट यू हैव योर जेई एडवांस फर्स्ट, just some days away, right? So why not to prepare for that in every way possible? ठीक है, हर मॉक को अपना 100% दो. डोंट लेट मार्क्स कम ऑन योर माइंड. जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट, कीप फाइंडिंग आउट व्हाट इज योर मिस्टेक्स, योर फॉल्ट्स, और हाउ यू कैन परफॉर्म मोर बेटर, हाउ यू कैन गेट मोर नंबर ऑफ मार्क्स. बस इन चीजों पे तुम नेक्स्ट 20 days इन्हीं चीजों पे वर्क करो. एंड डोंट थिंक अबाउट, देखो एक मार्क्स का फैक्टर एक चीज और होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स. सो सिंपली आई विल टेल यू, म्यूट एवरीबडी. मैटर नहीं करता है. पीपल आर जस्ट प्रिटेंडिंग, आई वुड से दे आर प्रिटेंडिंग दे आर फीलिंग बैड फॉर यू. नोबडी इज फीलिंग बैड फॉर यू एज मच एज यू आर फीलिंग बैड फॉर योरसेल्फ. सो ओनली यू डिजर्व कि तुम इन 20 days में दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो. अदर्स फीलिंग की ठीक है, दूसरे एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं नहीं कर पाया, दे आर फीलिंग बैड. नो, दे आर नॉट फीलिंग एज बैड एज यू आर फीलिंग. ठीक है, सो इट्स फ्रॉम योरसेल्फ. ठीक है, सो ये काम करना बहुत जरूरी है. सो मॉक पेपर 2 के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए. क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चंस था, आई वुड से कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम कभी ना कभी सॉल्व किए होंगे. देयर वर सम दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. सो आज की क्लास में ना मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, उसके बाद मैंने ये सोचा है कि आई विल लेट यू नो कॉन्सेप्ट्स. सो वी विल गो थ्रू कॉन्सेप्ट्स, वी विल रिवाइज सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड आल्सो कॉन्सेप्ट्स. सो चलो करते हैं विद पॉजिटिव माइंडसेट. सो क्वेश्चन नंबर 1, पेपर 1 का. व्हाट वाज द क्वेश्चन? You all can read it here. There was a horizontal spring. ये क्वेश्चन तुम्हारा एचसी मैं I always appreciate एचसी वर्मा. Thank you. Why? Because actually why diversity of questions होता है. लोग उसको deep dive अगर करें ना तो every concept is there almost. So ये क्वेश्चन वहीं से उठाया हुआ है I guess. So there is a horizontal spring like executing what? Simple harmonic motion. That is SH. ठीक है. when the block is passing through its equilibrium position, जब हमारा block equilibrium position पे है, that is here somewhere, let's indicate equilibrium position by x equal to 0. an object of mass small m is put on it and the two move together. अब इस पे हमने क्या कर दिया, एक m मास को उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया.
ठीक है, फाइंड द न्यू एम्पलीट्यूड। अब देखो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या क्या लगा सकते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट कॉन्सेप्ट्स वी कैन यूज, राइट? सो whenever something is already moving, you are dropping things on it. Conservation principle को दिमाग में रखना, either you can conserve linear momentum or angular momentum. Since here, when m mass was at equilibrium, you know, in SHM, body has the maximum velocity. So let's say at this point, it had velocity in this direction, V naught. So it had momentum, how much? mv naught. Done it? And at this point, what is happening? There is a mass m getting dropped. Now let's say this m plus m is a system, is constituting a system. So this system पे कोई external force लगा, when you are dropping the mass m on this body, then what is happening? Force is acting between capital M and small m. No external force into picture, right? If we are considering m plus m as a system, yes. सिस्टम है m plus m. Initially capital M के पास speed था in this direction, v naught, and a small m was somewhere in my hand in rest, no momentum. So initial momentum of the system, this final momentum, let's say m plus m now is moving with velocity v together. So we can calculate v in terms of v naught. But in our question, v naught is also not given, right? And we have to calculate the new amplitude. Initial amplitude is written, right? Initial amplitude is how much? That is A, capital A. Is it there? Yeah, it's not written in the question, but in terms of A, answer is given. So let's say initial amplitude is A. Now we can use energy conservation. अब देखो यहाँ पे energy conservation हम क्यों यूज कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे हमसे ये बोला गया, तुम ऐसा सोच सकते हो कि कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। डन है, लग सकता है, लगा भी होगा। सो अगर लगा भी है तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे? So see here, in the question it is said that m and small m are moving together. They are moving together. What does it mean? It means there is no relative motion between small m and capital M. So there is no kinetic friction acting. Static friction is there, and which is responsible for letting this small m mass move together with capital M mass. क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता था, जैसे कैपिटल M मास जब तुम्हारा कहाँ है, इस पॉइंट पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स acceleration. So at equilibrium, acceleration is zero. But as it will move right or left to the equilibrium, there will be acceleration because then x won't be any longer zero. It means the body will be moving with a acceleration. It means this small mass m is also moving with a acceleration. If there is no relative motion between m and m, both are having same acceleration. तभी तो relative motion नहीं है. But how this capital M mass is directly connected to spring. So spring force is responsible for the acceleration. Which force is responsible for acceleration of a small mass M? It is not directly connected to spring, right? So there must be friction force acting in the direction of acceleration on this small mass M, which is responsible for letting it have acceleration same as capital mass M, right? There is this force operating, but since there is no relative motion, there is no displacement of this small mass M, friction is not doing any work. So we can conserve energy. Done है? So initially देखो यहाँ ये वाला जो इक्वेशन मैंने लिखा, then potential energy maximum will be equal to kinetic energy maximum. Simple. तुम्हारा जो तुमने स्प्रिंग मास सिस्टम से सीखा है, so half k square is half m v naught square, and that is also true after the system is of n plus m mass, right? So then let's say amplitude is a dash, so half k a dash square will be equal to half m plus m ka v square. So we have these three equations, and now we can easily solve the question. तो देखो कॉन्सेप्ट सिंपल था, हमें बस दो कंजर्वेशन लगाना है. नाउ वी कैन इजीली सॉल्व इट, वी कैन पुट इन द वैल्यूज, वी कैन गेट द आंसर. ठीक है, किसी को डाउट है? क्लियर है? एनीथिंग?
देखो पेशेंस रखना होगा, हमें कॉन्सेप्ट को सीखते जाना है जब तक एग्जाम डेट नहीं आ जाए। लोग कहते हैं ना, तुम खुद को कितने टाइम तक अपॉर्चुनिटी दोगे, टिल द टाइम यू आर अलाउड। सिंपल सी चीज है। तो जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं आता तब तक तुम्हें एफर्ट करना है। तुम नई चीज भी सीख रहे हो तो तुम्हें एंजाइटी नहीं होनी है कि अभी सीख रहे हैं। नहीं, मे बी दैट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम, ठीक है। सो परेशान नहीं होना। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 3, ये तुम लोगों ने इनकाउंटर किया होगा। नॉट सेम थिंग बट डायग्राम आई वुड से। हमने निकाला था स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, जो तुम्हारा रूट अंडर टेंशन बाय म्यू आता है, उसको भी कैलकुलेट कर। वन मेथड इज बाय डूइंग डायमेंशनल एनालिसिस, easiest one, and another one is by using free body diagram, है ना। तो इसको समझना आसान था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देर इज अ थिन फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ एल, so this is wire of length L. This is connected to two adjacent fixed point carriers. Fixed point carries a current I in the clockwise direction. Current started flowing. Magnetic field. What will operate magnetic force? That is your I L cross B. So if this is operating, then what will happen? Each segment will get in NCERT, जहां पे तुमने एक रैंडम शेप को रखा था। अच्छा, जब वॉइस ब्रेक हो रही है, यहाँ कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। वाईफाई इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। मेरे एंड पे तो मैम ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा, और किसी का हो रहा है क्या? क्योंकि यहाँ मुझे कनेक्शन ठीक दिखा रहा है। मे भी मेरे एंड से हो रहा हो। यस मैम, हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अच्छा, अंडरस्टैंडेबल है। दिक्कत हो रही है, हर्षिता। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठीक दिखा रहा है तो मैं कुछ चेंज नहीं कर पा रही हूँ। एक सेकंड। ठीक है। सो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि देर इज ए रैंडम शेप ऑफ थिंग kept outside, current is flowing in it, and the moment you will keep it in magnetic field, इसका शेप सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि when it is circle it occupies the largest area. तो वहां पे रीजंस है, तुम उसको जरूर क्वेश्चन किए होगे। इफ यू हैव नॉट डन इट यू शुड डू इट। इसलिए मैं कहती हूँ ना, अपने टेक्स्ट बुक को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम हमेशा पता है क्या सोचते हैं, हम बड़े बड़े बुक के पीछे भागते हैं और बेसिक को इग्नोर कर देते हैं, और वहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है एक्चुअली। पता है, ये एक हाइप है मार्केट में। मैं कह रही हूँ ना, आजकल एजुकेशन एक मार्केट हो गया है जहाँ पे चीजों की बहुत हाइप है। हाइप इज लाइक कि तुम बड़े बड़े बुक करो, ये करो, वो करो। नहीं, तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है ना वो करो, एचसी वर्मा करो। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी हाईली कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर जर्नी। सो इसको जैसे ही डालोगे, व्हाट विल हैपन, इट विल ऑक्यूपाई दिस स्टेट। ठीक है, डन है। अब ऐसा हुआ। नाउ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, द वायर टेक्स द शेप ऑफ अ सर्कल, इट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। टेंशन इन द वायर इज व्हाट। अब तुमसे पूछ रहे टेंशन क्या हो। तो तुम सोचो, पहले वायर क्या था, लूज था, है ना, जैसे तैसे शेप में था, लूज था, यानी कि उसमें टेंशन नहीं था। जैसे ही उसको हर तरफ से फोर्स की पिटाई लगी, क्या हो गया, वो एकदम टेंशन में आ गया। ठीक है, स्ट्रेट ऐसे टेंशन में आ गया। तो अब तुमसे पूछ रहा है कि वायर में टेंशन क्या हो, कैसे सॉल्व करेंगे। तो तुम देखो, अगर मैं ये वायर की बात करूं, अगर मैं कोई भी एक स्मॉल सेगमेंट लेती हूँ, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द वायर, लेकिन मैं यहाँ पे लार्ज करके दिखा रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को मैंने लिया, बट दिस इज वेरी स्मॉल। लार्ज इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन सी हाउ वी आर ड्रॉइंग द एफबीडी। देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है आई एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स इज आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड था तभी ये शेप सर्कुलर लिया था। डायरेक्शन निकाल भी सकते हो आई एल क्रॉस बी करके, बट इट विल बी आउटवर्ड। सो आउटवर्ड है, डन है। एंड इफ दिस सेगमेंट इज वेरी स्मॉल, दिस आउटवर्ड विल लुक लाइक vertically down for this particular section. ठीक है, so this is a very small section, magnetic forces IDL B. अब लेट्स से ये जो स्मॉल डीएल लेंथ है, दैट इज मेकिंग एन एंगल 2 थीटा एट द सेंटर, डन है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज,
I'm going to divide it into two segments. Again, more smaller I'm making it. So this is a segment of contained in angle theta, and this one is contained in angle theta. अब आप देखो टेंशन फोर्स क्या लगता है, मैंने बताया है टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी. हियर बॉडी इज व्हाट, दिस स्मॉल सेगमेंट. सो ऑन दिस टेंशन इधर भी स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग है. सो टेंशन ऐसे along the length, so ऐसे away from the body. So that is why I've drawn it here like this. देखो ये मैंने सेगमेंट यहाँ पे ऐसे लिया, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे लगाया, दोनों साइड से लगा. टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो टेंशन हियर इज टी कॉस थीटा एंड हियर दिस इज आल्सो थीटा. सो टी कॉस थीटा, this will get cancelled, and then vertical component t sin theta, and this is your t sin theta. ठीक है. सो टोटल टेंशन अपवर्ड कितना लगा, 2t sin थीटा, एंड टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना लग रहा था, मैंने बताया था आई डी एल क्रॉस बी. टीएल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है. डन. डीएल इज दिस स्मॉल सेक्शन, बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो 90 डिग्री. दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू आई डी एल बी फॉर इक्विलिब्रियम टू बी देयर, राइट. सो ये तुम्हारा ट्रू होने वाला है. अब आप इसको सॉल्व कर दो. ठीक है. सिंस आई हैव said you earlier, this segment is very small segment, so this sin theta will become theta, क्योंकि 2 थीटा ही काफी छोटा है, तो sin थीटा तो थीटा होगा. ठीक है. तो यहाँ आप लिखोगे 2t थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू आई डीएल. डीएल को आप क्या लिखोगे, ये पूरा डीएल का लेंथ क्या होगा, दिस विल बी r2 थीटा, राइट. सो दिस इज योर, सॉरी यहाँ लिख रही हूँ, सॉरी कुछ गलत लिखूं तो मुझे बता देना. ठीक है. dl इज इक्वल टू r इंटू 2 थीटा इंटू p. अब थीटा थीटा को आप कैंसिल कर दो, टेंशन कितना आएगा तुम्हारा, आई आर बी, टू भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आई आर बी. ठीक है. लेकिन हमारे क्वेश्चन में रेडियस नहीं, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन. ठीक है. सो लेंथ को आप लिख दो 2 पाई आर. आर इज व्हाट, एल बाई 2 पाई. यू पुट इट हियर. So ILB by 2 pi. This will be your answer. So IBL by 2 pi. See. ठीक है. So again, I mean जो तुम्हारे सिलेबस में ना जितने डेरिवेशन है, किसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है, एवरीथिंग शुड बी फेड इन योर हेड. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसलिए मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सो दैट यही सिंपल चीजें ना हमें हेल्प करती है टू क्रैक एवरीथिंग. आई टेल यू. इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये क्वेश्चन तो सबने किया होगा, है ना. शुड आई डिस्कस इट और नॉट, बताओ. इफ नॉट देन आई विल नॉट डू, कुछ और करेंगे, है ना. यस. Even if one goes with yes, I will go with the solution. Somebody has said, ऐसे मतलब करूं या ना करूं, कंफ्यूज हो गई मैं. रहने दो मैम. अच्छा रहने दो. ठीक है. सो यहाँ पे सिंपल है, तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है, रो एल बाई ए. हियर रो इज वेरिएबल, तो तुम कोई भी पहले स्मॉल सेगमेंट का रेजिस्टेंस निकालोगे dx का, विच इज एट अ डिस्टेंस x. तो इसका स्मॉल dr क्या हो जाएगा, रो dx बाई ए. रो का वैल्यू आप क्या लिखने वाले हो, रो नॉट e टू द पावर माइनस एक्स बाई एल dx बाई ए. ठीक है. इसको इंटीग्रेट करना, x विल वेरी फ्रॉम 0 टू l. यू विल गेट टोटल रेजिस्टेंस. इट वाज दिस सिंपल. ठीक है. चलो. ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना था तुम्हें. ठीक है. तो चलो अच्छा है, ये हमारे प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट वे में सोचने के लिए, आई मीन वी गॉट पुट टू थिंक, आई मीन अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वी गेट टू प्रैक्टिस मोर डिफरेंटली. तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है. यहाँ पे वी हैव अ डिस्क, राइट, and this disk is what, it is connected to two strings. One string is here, another string is here, and at the end of both string there is a mass m attached. So this is m, this is m, and mass of disk is also m. Important is how this disk is kept.
So this disk is kept on a frictionless horizontal surface. तो हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ, डन है। तो अगर कोई चीज को हॉरिजेंटल सरफेस पे तुमने रखा है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है वो, यानी कि उसका नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg, ठीक है। what else the question is saying, the figure shows top view of a smooth surface, two particles are connected like this, the particles are given velocity v naught perpendicular to the length, so v naught velocity they are given perpendicular to the length, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, select the correct alternative for the moment just after the projection, ठीक है। क्या होगा, तो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक चीजें मुझे दिख रही है, दो स्ट्रिंग्स है, तो हमारा टेंशन ऑपरेट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज टेंशन विल बी सेम और डिफरेंट इन टू स्ट्रिंग्स, क्या कहते हो तुम लोग, टेंशन को क्या होना है, सेम होना है या डिफरेंट होना है? मैम सेम होगा। क्यों सेम होगा, बताओ क्यों सोच रहे हो सेम होगा? मैम सिमेट्री है और दोनों की मासेस भी सेम है, वेलोसिटीज भी सेम है। सिमेट्री भी है, यस। और एक चीज और हमें दिख रहा है कि ये जो एम मास का जो डिस्क है ना, उसका हॉरिजेंटल मोशन कुछ नहीं है ना। तो अगर इसका हॉरिजेंटल मोशन नहीं है, इस ब्लॉक की अगर तुम बात करो, तो इसका ऐसे जाएगा ये, इधर की तरफ टेंशन लगा T1 लेट से, और इधर की तरफ टेंशन लगा T2 लेट से, देर इज नो मोशन हॉरिजेंटली हैपनिंग, तो T1 इज इक्वल टू T2, ऐसे भी कह सकते हो, सिमेट्री से भी दिख रहा है, ठीक है। तो T1 और T2 को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे देख लो, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, तो टेंशन लगेगा, अगर एम मास का तुम एफबीडी बनाते हो तो टेंशन अवे दिस वे इट विल एक्ट, T1 इज इक्वल टू T2। अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्क की निकालो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखो, डिस्क के सेंटर, मैंने हमेशा बोला है, जब भी तुम्हें टॉर्क लिखना हो और ओमेगा कैलकुलेट करना हो, टॉर्क दो पॉइंट के अराउंड हम हमेशा निकालते हैं, आइदर सीएम के अराउंड निकालो सेंटर ऑफ मास, या फिर अगर तुम्हें वो पॉइंट दिया हुआ है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है, इफ दैट पॉइंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन डेफिनेटली गो अराउंड दैट पोजिशन। इफ नथिंग इज गिवन, यू हैव टू गो अबाउट सेंटर ऑफ मास, हमेशा ये दिमाग में फिक्स रखो। ऐसा मत करना किसी रैंडम पॉइंट के अराउंड, इसके अराउंड निकाल कर तुमने आंसर को डालने की कोशिश करी, बहुत केसेस में हो सकता है सही आ जाए, बट गलत आने के भी चांसेस हैं काफी। सो ऑलवेज गो फॉर दो टू पॉइंट्स। यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास के अराउंड जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, इट्स नॉट फिक्स्ड, आई गेस नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड जाती हूँ, दिस टॉर्क एंड दिस टॉर्क बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ऐड हो जाएगा, सो T1 R प्लस T2 R इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा निकालना है, ठीक है। T1 T2 इक्वल है, सो 2TR इज इक्वल टू आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, mr स्क्वेयर बाई 2 अल्फा। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी गॉट। लेकिन अल्फा देखो टेंशन के टर्म में आया है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, टेंशन तो हमें पता नहीं है, सो व्हाट एल्स वी कैन डू। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज हम इजिली कर सकते हैं, वो ये कि इस पॉइंट पे जो मास, जो एम मास है ना, उसकी जो वेलोसिटी दी है, ध्यान से देखो, दिस वेलोसिटी गिवन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, done it. So at that instant, when this small mass m is given velocity v naught, if at that particular instant we look look at that point from this point, from point A, then point A will look like a circle center, and this will look like the radius, and this will look like its velocity tangentially in this direction. तो कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में होता है, तो कोई भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, then this is perpendicular to the string like this. Here, at a particular instant, m is given velocity v naught in this sense. So around A, from A, if we look at that, we can see that this is going in a circle of radius 2r, and at that instant, it has a velocity v naught. So now let's use the circle wala concept. अगर हमने use करा ना यहाँ पे, we will see what is the force acting towards the center. So this is a string, tension force is there.
And since we are looking at mass m from point A is already lying on a non-inertial plane because this disk is rotating with angular acceleration alpha. So at this point, it has acceleration in which direction? In this direction, alpha r. ये distance क्या है? R. So it has acceleration tangential alpha r. So the frame from which we are looking at a small mass m is a non-inertial frame having angular acceleration alpha, having linear acceleration alpha r. So m mass का जब भी हम FBD diagram बनाएंगे तो सबसे पहले pseudo force लगाएंगे. And pseudo force acts in which direction? Opposite to the direction of acceleration. So downward acceleration up है, up दिख रहा है तुम्हें, है ना? क्योंकि हमारा टॉर्क ऐसे लगा. तो अल्फा का डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, सो अप है, सो डाउन लगेगा स्यूडो फोर्स मास अल्फा इनटू आर, दिस, and then there is tension for this, and together these two forces will be responsible for supplying centripetal force, and that is equal to m omega square, sorry v naught हमें पता है ना already, so let's write it m v naught square by 2r. निकालना क्या है हमें? देखो ये दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया. सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि ये सारी चीजें हमें निकालनी है. अब देखो टेंशन को यहाँ से यहाँ पुट कर सकते हो. ठीक है, यू कैन सॉल्व इट नाउ. सभी लोग करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, कौन कौन से करेक्ट आ रहे हैं ये बताओ मुझे. हमारे पास दो इक्वेशन मिला, 2tr इक्वल टू mr स्क्वायर बाय अल्फा. यहाँ से टेंशन को तुम लिख सकते हो, यहाँ से टेंशन को क्या लिख सकते हैं बताओ. मैम हाँ बताओ. मैम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दोनों मास का नहीं आएगा? नहीं, ये तुम्हारा ये जो रॉड है ना, सॉरी ये जो डिस्क है ना, ये इस पे टेंशन ऐसे लगाया मैंने टी, इसको सिर्फ सिस्टम लिया और इसके लिए मैंने इसका अल्फा निकाला, क्योंकि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ये तुमसे पूछ रहा है. ये कंप्लीट ऐसा नहीं दिया है क्वेश्चन में कि देयर इज अ डिस्क जिसका एक थ्रेड ऐसा है, ये ऐसा है, एंड दे ऑल आर गोइंग राउंड लाइक दिस. इट्स नॉट गिवन लाइक दिस. दिया ये है कि एट दिस पॉइंट यू आर गिविंग सर्टेन वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी गिवन देयर विल बी टेंशन विल अराइज हियर. ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन अराइज होगा, और जब टेंशन अराइज होगा ना तो देन दिस डिस्क विल मूव, दिस डिस्क विल रोटेट. ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है. क्या क्वेश्चन दिया है देखो, पढ़ लो फिर से. मैं भी पढ़ रही हूँ, तुम लोग भी पढ़ो. देखो, द पार्टिकल्स आर गिवन वेलोसिटी v नॉट परपेंडिकुलर टू द लेंथ. उससे पहले ना सिस्टम ऐसे रखा हुआ है, दिस, they are connected like this. After that what happens? At a certain instant we are giving one particle v naught velocity in this sense, another this sense. Tension will arise. ठीक है, and then the moment tension will arise, this will move, go on like this. इसलिए मैंने ऐसे लिखा, समझ रहे हो? डन है. क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कैसा भी कुछ भी फील हो रहा है तो बताओ. दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1. इन दोनों के हम हेल्प इसमें से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, लाइक उन दो मास को भी सिस्टम मान ले और दोनों का लाइक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दे सिस्टम का पूरा, लाइक जो बना हुआ है. ठीक है, फिर अगर अगर सिस्टम का आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आंसर क्या है, कैसे लिखोगे बताओ मुझे. मतलब मैंने इन इनिशियल, दो मास को भी इस डिस्क के साथ वो अटैच कर दिया, जैसे स्ट्रिंग से अटैच है, तो सबको एक उसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट कर दिया mvr, मतलब इससे तो आ रेडियस 2r जाएगा. ले ली थी, नहीं आ रहा था उससे. ओमेगा आया था कि नहीं, अल्फा आया था, लेकिन ओमेगा आएगा ना वहां से तुम्हें, अल्फा तो नहीं आएगा हाँ एंगुलर नहीं आ रहा मोमेंटम था ना, आंसर नहीं आया ना फिर. हाँ तो नहीं आएगा ना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तुम कंजर्व कर सकते हो. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है तुम्हारा, 0 है ना, है ना. फाइनली क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका होगा और दिस का होगा, यानी कि ICM ओमेगा प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ m एंड m. डन. लेकिन वहां से तो तुम्हें ओमेगा मिलेगा, और वो ओमेगा भी मिलेगा तुम्हारा इसका, दिस का.
but in the question you are asked tension in the string, acceleration of particle, है ना, and angular acceleration of this, कैसे निकालोगे फिर? हाँ वही तो नहीं आया, फिर छोड़ दिया। तो और भी सोचना है ना तुम्हें, टॉर्क भी लिख सकते हो ना, और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। इसलिए क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी होता है, वो तुम्हारे एवेन्यूज ओपन करता है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस को और ओपन करता है कि एक नहीं तो दूसरा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं। आंसर आ रहा है कि नहीं सबका, ये बताओ पहले मुझे। आ रहा है मैम, ए बी डी आ रहा कौन कौन सा जा रहा है, ए बी और डी। है? ए बी और डी? हम्म, नहीं, ऑप्शन तो बी डी है शायद। आंसर शीट देखो क्या दिया ऑप्शन, मैंने तो बी डी लिखा है। मैम ये जो ए में पूछा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है ना? ए जो पूछा है वो तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर को करेक्ट बोल रहे हो ना, देन यू आर टॉकिंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ ग्राउंड, और ग्राउंड के फ्रेम में भी तब तुम बोल रहे हो जब तुम्हारा ए रेस्ट में है। जैसे अगर तुमसे ये बोलता है, यहाँ जाती हूँ मैं, सपोज कर लो किसी भी टाइम पे ये वेलोसिटी वी नॉट है, ये टू आर है, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल, तो तुम बोलोगे कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर है, बोल सकते हैं। बट इन दैट केस सी इज इन रेस्ट, बट हियर सी हैज वन एक्सेलरेशन, यू कैनॉट से कि इट विल बी लाइक दिस। समझ रहे हो? ऑप्शन ए को तुम सही नहीं कह सकते। यस Ma'am, A net will be A tangential plus A centripetal. यस यस यस, क्योंकि तुम्हें जिस फ्रेम से काम कर रहे हो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, सी इज नॉट इन रेस्ट, यू नीड टू ऐड, और इफ इट इज गेटिंग सब्सट्रैक्टेड देन यू नीड टू सब्सट्रैक्ट, बट यू कैन नॉट राइट प्लेनली वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर, तो नहीं लिख सकते, सो ये तो कट हो जाएगा। डन है। उसके बाद एंगुलर एक्स बी और डी आ रहा है तो करेक्ट आ रहा है, ये आंसर तो है नहीं, क्योंकि ये अगर सही आ रहा है तो ये तो गलत है, और ये सही आ रहा है, तो बी एंड डी, two equations are there you need to solve, and after that you need to apply small concepts, ठीक है। डन है, everybody got it? चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है वी कैन मूव अहेड। अब देखो ये डाइपोल का क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था, ये क्वेश्चन एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सोचना था थोड़ा। सो क्वेश्चन ये दिया था कि तुम्हारे पास एक स्फीयर है, and this sphere is a neutral conducting sphere, this is neutral here, right, and this is a conductor, both things are given. Then there is a dipole, and this dipole is placed at a distance of 2r, I guess. Yes, and it is dipole direction is this, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, tangent is drawn from the dipole to the sphere with miss the sphere at a point A. So यहाँ से अगर आप tangent बनाते हो ना, so it is meeting like this. So this is r, this will become root 3r. What we are asked, potential at point A क्या होगा? A is this point, right? इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, और पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, ये सारी चीजें आ रही है। मतलब सिंपल है, अगर तुम्हारा ये न्यूट्रल कंडक्टर न्यूट्रल नॉन कंडक्टर होता ना, तो सिंपल था, डाइपोल का हम फॉर्मूला लगा देते, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला इज व्हाट, के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। सो इफ इट वाज अ नॉन कंडक्टर, अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो सिंपल है, डाइपोल यहाँ है, और यहाँ से ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, रूट 3r डिस्टेंस पे है, ये एंगल कितना आएगा, आप एंगल ये 90 डिग्री है, ये देख लो। सो दिस इज r बाई 2r, दिस इज 30 डिग्री, नो दिस इज 60 डिग्री, तो दिस विल बी व्हाट 30 डिग्री। सो यहाँ से आप क्या लिखते, k इंटू पी डॉट आर, दैट इज पी आर कॉस 30 डिवाइडेड बाई आर क्यू, यानी कि आंसर क्या हो जाता, के पी कॉस 30।
बाई आर क्यू। बट ये सिंपल हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडक्टिंग है, और जब ये कंडक्टिंग होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि इस पे चार्ज इंड्यूस होगा। जैसे ये डाइपोल है, तो तुमने एक चीज बहुत ही कॉमन पढ़ा है कि आई मीन इफ देयर इज अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। सो अगर मैं इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस तरफ से है, एंड on positive free charges, force will act in the direction of electric field, and on negative charges, force will act opposite to the direction of electric field. पढ़े हो ना? इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए मैंने यहाँ पे चार्ज को सेपरेट कुछ ऐसे किया, पॉजिटिव चार्ज इधर गया, नेगेटिव चार्ज इधर गया। ऐसे भी देख लो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तभी तो डाइपोल का डायरेक्शन ये है। तो पॉजिटिव से क्लोज होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से क्लोज होगा, दूर होगा, आई मीन ये पॉजिटिव है ना, इससे क्लोज होना चाहिए नेगेटिव चार्ज को और दूर होना चाहिए पॉजिटिव को, दैट इज व्हाई दिस सेपरेशन। So charge is getting induced, and because of induced charge, there will be potential at different points. So अगर आप पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो दैट पोटेंशियल इज फर्स्ट बिकॉज ऑफ डाइपोल and another because of induced charge. But there is one point inside the sphere where potential will be plainly because of dipole, और वो पॉइंट है तुम्हारा सेंटर का। क्यों? क्योंकि सेंटर से ये सारे इक्विडिस्टेंट हैं, तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज एट द सेंटर विल बी व्हाट, जीरो। सो एट द सेंटर वी इंड्यूस्ड इज व्हाट, जीरो। डन है? तो एक तो फाइनलाइज हो गया कि चलो जो पोटेंशियल सेंटर पे होगा दैट विल बी प्लेनली बिकॉज ऑफ डाइपोल। और अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो वैल्यू कितना आएगा, के पी आर इज टू आर, पी डॉट आर एंगल इज 0 डिग्री बिकॉज डाइपोल इज इन दिस डायरेक्शन, आर वेक्टर इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, सो 0 डिग्री डिवाइडेड बाई आर क्यूब, दैट इज 2r का क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 2kp by 8r square, so that is your kp by 4r का square, and that is equal to p by 16 pi epsilon naught r square. ठीक है? This is potential at the center. Again, this is a conducting thing. और कंडक्टर में हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज सेम एज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। So if this is the potential at the center, it means potential at A is same as that at the center. ठीक है? So potential at this point will be equal to how much? P by 16 pi epsilon naught r squared. Third concept से. So potential at point A is this much. It is correct. ये सही है. Potential at point A is this much. No, this is not correct. पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब हमसे पूछ रहा है कि ठीक है, आपने ए पे पोटेंशियल तो बता दिया, अब ये बताओ कि ए पे इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हुआ है। तो एट ए पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डाइपोल एंड बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज दोनों की वजह से होगा, एंड दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू पी बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है? v बिकॉज ऑफ डाइपोल यू कैन इजिली कैलकुलेट, है ना? और वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज √3r, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो k इंटू p इंटू √3r cos 30 डिवाइडेड बाई हाउ मच, √3r का क्यूब। सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू, सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस, आई मीन इससे इसको सब्सट्रैक्ट करो, यू विल गेट द इंड्यूस्ड, so that will give you the answer. ठीक है? Done it? So whenever you are reading electrostat का ये एक important section है जहाँ पे induced charge के बारे में बात होती है. So this was actually a good addition to the concept क्योंकि हमने अभी तक induced charge को discuss नहीं किया था. वैसे next week में we are going to discuss electrostat. Then we will be discussing some concepts and then more questions. ठीक है? इसको दिमाग में रखना, दिस इज अ गुड थिंग। यहाँ पे जैसे पोटेंशियल तुम निकाल लोगे, पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। ए सी डी इज करेक्ट, एक सेकंड चेक कर लेने दो। ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, आई सेड सी एंड डी विल बी करेक्ट।
तो डी तो हमारा करेक्ट ऐसे भी दिखता है, √3p/24। यहाँ से अगर आप रखोगे तो यस कट जाएगा, cos 30 √3/2 होगा, तो एक्चुअली उतना ही आएगा, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। डन है। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी कुछ नहीं करना, करना तो बहुत कुछ है, मेरे ये कहना गलत है, कुछ नहीं करना था, कैलकुलेशन देखना था, और कैलकुलेशन क्रैक करना ही मुश्किल होता है। डन है। तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे कैसे तुम नेविगेट कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ये दिया है कि देर इज अ रे इंसिडेंट एट एन एंगल आई, सो आई एंगल पे इंसिडेंट, सॉरी क्या बना रही हूँ मैं, एक्चुअली क्या होता है ना, आई कीप माई फैन एंड एवरीथिंग ऑफ, क्योंकि मुझे आवाज आती है उसकी भी, देन आई फील लाइक आई एम गेटिंग डिस्टर्ब एंड देयर इज सम हीट हियर, एसी, आई जस्ट हेट। इतनी गर्मी है दिल्ली में, बहुत गर्मी होगी यार, इधर तो कम है, आई मीन इन माई होम देयर आर ट्रीज, तो इट्स नॉट दैट हॉट, बट इन दिल्ली आई फेल्ट इट, आई मीन इट्स एक्चुअली टू हॉट देयर, क्योंकि बड़ी बड़ी सड़कें और कचरे एंड एवरीथिंग, ऐसे दिल्ली वाले बुरा मान जाएंगे, आई वोंट से दिस अगेन, बट है इतना ही बुरा है दिल्ली। A light ray incident at an angle I in medium 1 is partly reflected in medium 1, partly reflect हुआ and partly refracted in medium 2। यहाँ ये क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हुआ, such that angle between reflected and refracted is 90 डिग्री। तो देखो तुम्हें इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये आई कौन सा एंगल है, ब्रूस्टर्स एंगल, द एंगल एट विच वी गेट पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, हमें पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड लाइट मिलता है इस केस में। सो दिस इज अ ब्रूस्टर्स एंगल, एंड ब्रूस्टर्स एंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, tan i, वी आर नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट, तुम्हें भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेट्स से इसका मीडिया n1 है, इसका n2 है, सो tan i विल बी इक्वल टू n2/n1, पहली चीज। दूसरा, बाउंड्री ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इज स्ट्रेट इफ द लाइट रेज इंसिडेंट एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इन मीडिया 2। अब सपोज कर लो इस मीडिया 2 में लाइट इंसिडेंट हुआ था सेम एंगल पे, ठीक है, सेम एंगल पे, देन व्हाट हैपेंड हियर, देयर इज नो रिफ्रैक्शन टू मीडिया 1, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, इट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग। इसका सिंपल सिग्निफिकेंस ये है कि आई इज ग्रेटर देन आई सी, आई इज ग्रेटर देन आई सी, सिंपल। ये दो चीजें हैं तुम्हारे पास। अब तुम्हें क्या करना है, देर इज अ थिंग स्टेट cos i इज लेस देन दिस। अब देखो cos i हमें लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो tan i तुम्हारा क्या है, sin i/cos i, दिस इज इक्वल टू n2/n1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर इसमें दोनों तरफ अगर मैं साइन दे दूं, तो sin i इज ग्रेटर देन sin ic, और sin ic का फॉर्मूला क्या हो, बताओ। sin ic तुम क्या लिखोगे, n1/n2, ठीक है। सो sin i is greater than sin ic, it means it is greater than n1/n2, ठीक है। तो n1/n2 तुम्हारा किसके बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन से tan i किसके बराबर था, n2/n1, सो n1/n2 इज इक्वल टू cot i, राइट। सो यहाँ पे n1/n2 की जगह क्या लिख सकते हो, cot i लिख सकते हो ना, मैंने यहाँ पे बोला साइन, आई मीन साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आई सी, और साइन आई को मैंने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन n1/n2। अब आप n1/n2 को इस इक्वेशन से लिख डालो, क्या आ रहा है, सो दैट इज cot i, दिस इज योर cot i। cot i को क्या लिखोगे, cos i डिवाइडेड बाई sin i, सो हियर साइन स्क्वायर का टर्म आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर i इज ग्रेटर देन cos i, साइन स्क्वायर i को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर i, ठीक है। तो यहां से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर i इज ग्रेटर देन व्हाट, cos i, ठीक है। सो 1 माइनस cos स्क्वायर i माइनस cos i इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं माइनस साइन को यहाँ से हटा दूं तो cos स्क्वायर i प्लस cos i -1 इज लेस देन 0।
और हमारे इक्वेशन में लेस देन का ही टर्म है, राइट। अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दो, तो कॉस आई किसके बराबर होगा, माइनस माइनस ऑफ बी, बी का वैल्यू 1 है यहाँ, माइनस ऑफ बी, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो अब आप इसको सॉरी अब आप इसको सॉल्व कर दो, प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो b का वैल्यू क्या है, 1 है, रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लो, सो d कितना होगा, 1 प्लस 4, दैट इज योर 5, एंड a इज हाउ मच, अगेन इट इज 1, पुट द वैल्यू, कंपेयर इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, डन। सो इस क्वेश्चन में तुम्हें देखो करना तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं था, बट यस ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें पता है क्या करना चाहिए, पहले ना जो जो कॉन्सेप्ट है उसको लिख लो। दो इक्वेशंस तुम्हें यहाँ पे तुम लोग लिख लिए होते, एक पहला तुमने ब्रूस्टर्स एंगल वाला लिखा, और दूसरा कौन सा लिखना था, ये वाला। उसके बाद तुम ध्यान से गौर से उसको देखो, और फाइनली जो लाना है उसको देखो, और सोचो क्या उलटफेर की जा सकती है, what things you can do calculation wise so that you can achieve your desired result। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स इजी फॉर मी टू टेल कि ऐसे ऐसे कर दो, क्योंकि मैंने सॉल्व किया, मैंने देखा, ठीक है ऐसे ऐसे, बट इन द फर्स्ट टाइम इट्स एक्चुअली नॉट दैट इजी। So to make it easy, we need to practice more number of questions, and also we need to, I mean what? Yes, we need to look at things more carefully. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था, ये बताओ पहले मुझे। मैम मैंने किया था। हो गया था, आंसर आया था सबका। यस मैम। हाँ, ये क्वेश्चन सबका होना चाहिए था, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो व्हाट आर द फॉर्मूलाज व्हिच वर रिक्वायर्ड इन, और कॉन्सेप्ट क्या था जो रिक्वायर्ड। सो क्वेश्चन में ये बोला था हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है, सो जेड इज इक्वल टू 3, एंड दिस मेक ट्रांजिशंस फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगेन दिस इज टर्म्ड एज ग्राउंड स्टेट। मिस्टेक दैट वी कैन डू हियर इज कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोला है तो n को आप 4 ले लोगे, नहीं, this is your first excited state, this is second excited state, this is third, and this is fourth। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है रिजल्टिंग रेडिएशंस आर इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट। जो भी ट्रांजिशन होगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएगा, तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो ये डिफरेंस है, लेट्स से दिस इज even, and again from here to here it is going here. In this case again E2 will be released, clearly E2 will be greater than even, energy difference is more। ठीक है, we are using this E2 even to eject electron, I mean to eject electron out of any photosensitive material। the stopping potential for photoelectrons is ejected by shorter wavelength, that is by higher energy, is 3.95। so एक केस में हमें V नॉट दिया हुआ है 3.95, find the stopping potential for the photoelectrons ejected by longer wavelength। ठीक है, so first thing ये है। थर्ड थिंग ये है, मैं तुम लोगों को एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जब तुम लोग एक रिडबर्ग कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हो ना, एंड यू राइट वेवलेंथ 1 by lambda equal to Rydberg constant into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, where n1 is what, less than n2, right? So Rydberg constant जब भी पुट करते हो ना, इस R का वैल्यू 1.00 समथिंग 97 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर समथिंग जो होता है, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन लाइक के लिए यहाँ पे भी RZ स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है एक चीज। वैसे यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली एनर्जी से वी कैन कैलकुलेट। सो जब ट्रांजिशन तुम्हारा थर्ड से फोर्थ में होगा, यानी कि फोर्थ एक्साइटेड से फिफ्थ, थर्ड में होगा, यानी कि फिफ्थ से 4 में होगा, तो n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5,
जेड का वैल्यू क्या लिखोगे? जेड इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी गिवन. एनर्जी emitted you will get. So in one case we are getting this much energy, another is this one. उसके बाद कौन E1 और E2? Am I audible, everyone? Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you. So this way you will be able to solve this. उसके बाद तुम्हारा yes. Binary system, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है? This is also a very common concept, I would say. How many of you did it? Or how many of you are aware of this concept? Okay. If not, then let's understand it. There is a binary star system consisting of two stars around the center of inertia of system. What is written? Okay, then whatever is the thing, I will just explain by the diagram. So there are two stars. Let's say one is having a mass m1, another is having mass m2, and under their mutual gravitational force, they are moving in a orbit. Okay? Time period is given as t, time of revolution. Okay? Total mass of a star is m naught, that is m1 plus m2 is equal to m naught. Find the distance in kilometer between stars. G m naught value is given, T is given. How we will calculate it? Okay. So whenever you are given binary system, okay, binary system को हम कैसे solve करते हैं? And if they are going in a circle under the influence of gravitational force, how we solve it? Simple है. If there are two masses and they are moving under the influence of gravitational force, their center of that circle will be their center of mass. Okay. So if let's say center of mass distance from m1 is r1, then m1 will go round in a circle of distance r1, and let's say r2 is the distance of m2 from center of mass, then m2 will go round in a circle of radius r2. So this is the concept. Done it? Here what is given is time period is given as t. So अगर मैंने ये बोला let's focus on m1, ठीक है? So time period दोनों का ही same होगा. Both are moving with the same time period. Done it? Will be same. So let's focus on any one mass. So let's say I'm focusing on m1. So m1 के लिए centripetal force इधर कौन सा लग रहा है? G m1 m2 by r का square. Total distance between the two stars, and this will be equal to what?
let's say velocity here is v, so m1 और v1 बुला लो इसको, m1 v1 का स्क्वायर by mv square by r, that is r. This thing we can write. ठीक है, अब देखो r1 को r के टर्म में लिख सकते हैं ना. सो आई हैव डन थिंग्स ओवर हियर. देखो r1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर r1 हमें निकालना है, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, then r1 will be m2r divided by this, r2 will be this. You can calculate center of mass. Again here also I have focused on mass m1, so I have simply written applied laws of motion. So centripetal force getting provided by gravitational force is this is equal to m omega square r1. Velocity से better है omega के term में लिखो, क्यों, because we have to calculate time period and this is equal to 2 pi by omega. ठीक है, so यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हमें मिल जाएगा g m1 plus m2 by r क्यू, क्योंकि r1 के वैल्यू को आई हैव केप्ट इट दिस वन m2r by m1 plus m2. ठीक है, सो ओमेगा यू गॉट हियर, ओमेगा मिल गया, टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड इज 2 pi by omega, so this is our time period. डन है. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो व्हाट वैल्यूज यू आर गोइंग टू गेट, 2 पाई r3 का r क्यूब का पावर, यानी कि r3/2 रूट अंडर gm नॉट. It is gm naught m1 plus m2, right? And in the question it is given gm naught is 8 into 10 to the power 6, time period is 2 pi into 10 to the power 3. So you will simply put the values and then you will get the answer. ठीक है, nothing else after that you have to. चलो, ये क्वेश्चन सबने किया होगा है ना. Should we go around it or should we leave it? So that second part से हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. देखो यहाँ पे दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी. वन वाज इंडक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन एक्चुअली इजी था, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए था. इंडक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0, इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर. ठीक है, एट इंसुलेटर. ठीक है, एंड इंडक्टर at time t tends to infinity, it will act as a conductor. It will act as what? Conductor. क्योंकि when there is infinite amount of time spent already with circuit, with voltage connected to the inductor, then almost inductor doesn't oppose change in current in the circuit, and that is when current get stabilized. ठीक है, so at t equal to infinity, it seems like conductor is not there in the circuit, and you will feel like it is not offering any resistance. ठीक है, so based on that you needed to answer it. अगर तुम्हारा सर्किट t इक्वल टू 0 पे अगर आप करंट निकाल रहे हो सर्किट का, तो करंट का वैल्यू विल बी व्हाट, it will act as a insulator, so there will be break in this circuit. Current will be what, v divided by r equivalent, so r/2 plus 2r plus r, यानी कि 3r plus r/2. This was the current at time t equal to 0. What will be the current at time t tends to infinity? This will act as a conductor. Done it. Then these 3r and these 3r are in parallel, so 3r/2, and then current will be how much, r/2 plus 3r/2. So if you know what is current in circuit in both the cases, you can easily calculate what is voltage drop across different arms in two different cases. तो ये क्वेश्चन द सिंपलेस्ट था, आई वुड से. यहाँ इससे सिंपल क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा नहीं, आई वुड से. सो दिस वाज द सिंपलेस्ट. दिस वाज, यस, दिस थिंग आई वांटेड टू डिस्कस एक्चुअली. अच्छा, इसका डायग्राम मैंने बाद में बनाया है एक्चुअली, सो मैं पेपर 2 में जाऊंगी. आई विल टेक यू देयर. हाँ, this is the question, right? Question number 12 of paper 1. So why I included this question? Because there is a question of electrostatic pressure. ठीक है, एक चीज तुम लोगों ने पढ़ा होगा, when there is electric field in a region, then in that region there is energy stored, electrostatic energy stored, and energy stored per unit volume is how much, half epsilon naught E square. ठीक है, if you talk about conductor having charge, some positive charge,
then because of this positive charge on the conductor, there will be electric field in this region, and hence this formula is half epsilon naught E square is also true for in this region, जिसमें की एनर्जी क्या है, stored है, because there is electric field, right? Formula is what? Half epsilon naught E square. अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसी फॉर्मूला को हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं. रीअरेंजिंग टू गिव व्हाट? टू गिव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अब मैं डिराइव नहीं करने जा रही, इसलिए मैं सिंपलेस्ट वे में तुम्हें दिखा रही हूँ. सो फोर्स इनटू एनर्जी को क्या लिख सकते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इनटू वन अनदर लेंथ. सो लेट से उसको भी मैं एस लिख रही हूँ, एस एस कैंसिल हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया. So this is also in short electrostatic pressure acting on the conductor. If there is a positive charge, pressure will act outward like this. It will try to expand this thing. अगर ये तुम्हारा इलास्टिक है तो ठीक है. So actually electrostatic pressures act, and उसका वैल्यू क्या होता है? half epsilon naught E square. And in the case of conductor, if you have encountered conductor, then in front of conductor, electric field is written as sigma by epsilon naught. You must have studied electric field because of conducting sheet. So in front of sheet, it is what? Sigma by epsilon naught. And a small portion of a sphere may look like a seat, not a seat, sorry. So in front of it, electric field will be equal to how much? Sigma by epsilon naught. अब आप एक काम करो, इसको पुट कर दो फिर से. प्रेशर का फॉर्मूला मैं अरेंज कर रही हूँ. प्रेशर को आप क्या लिखोगे? हाफ epsilon naught sigma by epsilon naught का square. So this will be equal to sigma square by 2 epsilon naught. This is the pressure acting. Then now we have the formula. अब आप एक काम करो, यहाँ पे soap bubble है. Now go to surface tension वाला case. So in bubble we have already studied, if there is a bubble, then atmospheric pressure will act on the bubble from outside. Let's say atmospheric pressure is P1, then this is the pressure acting. And also there is internal pressure acting, we call it P2. And there is a difference between P2 and P1. We cannot go into discussion ki kaise aaya hai, but we need to write the concept. What is P2 is equal to how much? P1 plus, अगर मैं difference लिखूं यहाँ पे, तो चलो मैं difference लिख देती हूँ. So what is the difference between external and internal pressure? P2 minus P1 is equal to 4s by R. ठीक है, this is this thing, right? Or if this bubble is charged, then additional pressure will act, and that pressure will act because of because of charge thing, electric field thing, electrostatic pressure, and that pressure will act in this sense. ठीक है, ऐसे. ठीक है. So अगर आप इसको बैलेंस करो ना, इसको अगर बैलेंस करो तो which pressure is outward? P2 plus electrostatic pressure, and which pressure is inward? That is your atmospheric pressure P1, and this difference is equal to how much? 4s by R. Now we will write it like this. ठीक है. So मैंने इसलिए equilibrium में लिखा, जैसे initially when there is no charge on the sphere, you will say pressure difference P2 minus P1 is equal to 4s by R. So inside pressure is how much? P1 plus 4s by R. And when there is charge on it, electrostatic pressure will act. So P2 plus P minus P1 will be equal to 4s by new radius. क्योंकि हमने जब इसको चार्ज दिया, प्रेशर आउटवर्ड में ज्यादा लगा, it expanded up to distance what? Up to the radius 3r, and then we can write this equilibrium wala case. So P2 is equal to this much. So this is how you can write equation. इस क्वेश्चन में if you were able to write these two equations, you could have got the answer. So question क्या कहा था? Question was pressure inside the initially uncharged bubble of radius r was found to be this. ठीक है. Then you have to find alpha, beta, and gamma, and also assume temperature remains constant. ठीक है. Yes. मैम इन दोनों सिचुएशन से नहीं आ रहा था आंसर मैम. एक थर्मोडायनेमिक का ये पी इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लगाना. हाँ, थर्ड कॉन्सेप्ट लगाओगे. जैसे प्रेशर लिख दिया, अभी बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन यू विल से कि पीवी इक्वल टू एनआरटी. सो पीवी इज कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम.
pressure inside P2 in first case, right? So P2 into 4/3 pi 2r का क्यूब will be equal to, इनिशियल केस में चले जाओ, इनिशियली तुम्हारा प्रेशर कितना था? ओके, फाइनली प्रेशर इज दिस वाला P2 डैश लिखो इसको. सो फाइनली P2 V2 को क्या लिखोगे आप? P2 डैश, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती किया, इसको R लिखो, इनिशियली रेडियस इज R. फाइनली आप क्या लिखोगे? P2 डैश इंटू वॉल्यूम को 4/3 पाई 2r का क्यूब. दिस इज इक्वल टू nRT, and here also this is equal to nRT. Temperature is constant, so you can equate this thing to this thing. Will you get after this or not? मैम आपने जो दो ऊपर वाले क्वेश्चन लिखे उन दोनों से मतलब थोड़ा बहुत मैच करता हुआ बन गया था. थर्ड वाले आंसर उन दोनों से मतलब नहीं आ रहा था, बट बाद में जब चेक करा PV कांस्टेंट करके नहीं आया तुम्हारा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से? पीवी को मतलब क्लिक ही नहीं करा दिमाग में. मैम पीवी भी अच्छा, लगाना यहाँ पे इसलिए कहती हूँ, क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अज्यूम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. अच्छा, तुमने दो लिखे थे इक्वेशन, ये कह रहे हो? उन दोनों से मतलब आंसर निकाला, तो ये जो लिखा है ना क्वेश्चन में से अल्फा अपॉन में बीटा, हाँ हाँ उससे हाँ. मैच थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा था. हम्म. हाँ, उससे एग्जैक्टली आएगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ इक्वेटिंग थिंग हमें दिख नहीं रहा है. राइट, यू कैन राइट प्रेशर इन टू डिफरेंट केसेस, लेकिन फाइनल रिजल्ट तक तुम तब पहुंच पाओगे व्हेन यू विल अज्यूम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट को जब यूज करोगे. सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करोगे, यू विल गेट अ इक्वेशन. So then it will be, I mean, then you will be able to get it. एक बार solution फिर से देखना, concept wise I have explained. When you will do this thing, you will get the answer actually. P1 V1 equal to P2 V2. कर लेना एक बार. मैं और आगे next question में चलती हूँ. एक काम करते हैं, वापस चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, ठीक है? इसको solution को ध्यान से देखना, एनर्जी conservation ही था, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मैं इसको explain नहीं करना चाहूंगी. I will explain something more. अच्छा, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया था? इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं था. हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट? गॉस लॉ का एप्लीकेशन था. किसी ने नहीं? देखो, क्वेश्चन ये बोला था, तुम लोग इसको ट्राई करना, ठीक है? तुम लोग प्लीज करना इसको. देयर इज ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फीयर. लेट्स से दिस इज ए चार्ज्ड स्फीयर. लेट्स से इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है? चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर and surrounding medium filled by a charge with volume density rho equal to alpha by r. इसका जो सराउंडिंग मीडिया है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग लाइक एयर और समथिंग. इस रीजन में भी चार्जेस हैं, ठीक है? इस रीजन में तुम्हारा क्या है? चार्जेस हैं. और उस चार्ज की डेंसिटी को क्या बोला है? रो इज वेरिंग लाइक अल्फा बाई आर, ठीक है? नाउ the charge of the sphere for which electric field intensity E outside the sphere is independent of R. तो तुम्हें इस पे I mean what should be the charge value on this sphere then, so that electric field value at any outside point is independent of a small r. तुम्हें ये वैल्यूज इसमें निकालने थे. तो सिंपल है, यहाँ पे एक काम करो, इस पॉइंट को ऐसे ले लो, इस पॉइंट पे जाओ, T पॉइंट पे सपोज निकालना है. ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. So Gaussian surface will be concentric sphere, and then what you do, E dot ds is equal to Q enclosed by epsilon naught, ठीक है? E dot ds करोगे तो E into 4 pi r square आएगा. Let's focus on Q enclosed. So Q enclosed is Q plus how much? This charge? Which charge? Yes, I mean charge in this region, right? In this region. इसको हम कैसे निकालेंगे? So let's write it now. इसमें कोई भी एक रैंडम एक सरफेस वॉल्यूम ले लो, रैंडम एक थिन वॉल्यूम लो. So that thin volume will be 4 pi r square dr.
This is the thin volume. What will be charge in it? Rho into dV. So that is alpha by r into this, and integrate it then from capital R to small r. ठीक है? When you will calculate it, you will get Q enclosed, right? So यहाँ पे you will be getting some value. Now E को तुम्हें R स्क्वायर से इंडिपेंडेंट बनाना है. So E is equal to क्या मिलेगा? Q by 4 pi R स्क्वायर प्लस here something. So यहाँ भी कुछ स्मॉल r स्क्वायर का टर्म मिलेगा. अगर वो दोनों मिलके 0 हो जाए, दिस एंड दिस, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे समथिंग यू आर गेटिंग रो, क्योंकि दो लिमिट रखोगे तो माइनस में कुछ टर्म आएगा, तो a माइनस बी आया सपोज कर लो. सो q बाई 4 पाई r स्क्वायर माइनस बी मिलके अगर 0 हो जाए, ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लेट्स से a तुम्हारा एक कांस्टेंट आएगा और ये दोनों मिलके अगर 0 हो जाता है ना, तो r स्क्वायर वाला टर्म घट जाएगा, इक्वेशन से निकल जाएगा. ए माइनस बी कुछ ऐसा ही आएगा. इसको सॉल्व करना, इसको लिखना, यू विल गेट द थिंग. सो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, कॉन्सेप्ट ही यूज करना है. यू हैव टू सिंपली गो विद द गॉस लॉ, क्यू इनक्लोज्ड को निकालना था. ठीक है, सो या यू कैन डू इट. अगर नहीं होता है यू कैन लेट मी नो, बट आई फील इट विल गेट डन. इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था. ठीक है, दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. कुछ क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था. कितने लोगों ने किया है ये बताओ पहले. You know how to calculate here current directions, motional EMF, power generated and everything. There was also a question from YDSC experiment, so there also I wanted to move. ठीक है, अगर तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम. तो मैं एक काम करती हूँ, कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे देखो यहाँ पे एक रॉड है. पहले मोशनल ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, हमेशा ये देखना. मोशनल ईएमएफ तब आता है if rod is moving in certain plane, let's say, and magnetic field should be perpendicular to that plane. So यहाँ पे rod xy plane में move कर रहा है, plane of board में move कर रहा है, and magnetic field is perpendicular to the plane. Motional EMF may be there. First thing. Second thing, motional EMF तब आएगा, second check करना, velocity should be perpendicular to the length. So here, अगर velocity ऐसा है, this angle is theta, then you will be taking this वाला component. ठीक है, so v sin theta को consider कर रहे हो. So two conditions are there for motional EMF. First is plane of rod should be plane of rod and magnetic field plane should be different. Magnetic field should be perpendicular to the plane of rod. First thing. Second thing, velocity should be perpendicular to the length. डन है. उसके बाद तुम मोशनल ईएमएफ जब होगा, ईएमएफ मींस बैटरी इज गेटिंग क्रिएटेड, so one end will be positive, another negative. How you will be calculating which end is positive, which end is negative? So इसके लिए तुम फॉर्मूला यूज करना Q V क्रॉस V. ठीक है, V is what velocity, B is what magnetic field, Q is what charge. Since this rod is a conductor, this conducting rod, मैंने इसको बड़ा बनाया so that I can show you. This conducting rod has a both free positive and negative charges. ठीक है, let's focus on free positive charge. So on free positive charge, if conductor is moving in this direction, free charges are also moving in this direction because that is contained inside the conductor. हम ट्रेन में बैठे हैं तो हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है. सिंपल. So here in this case, velocity will be in the direction of I cap. Magnetic field is in the direction of minus K cap. So I cross K क्या होता है तुम्हारा minus J. I cross minus K will be plus J. So free positive charge पे force किधर लगेगा? Plus J. यानी कि positive charge will start accumulating here. Negative charge will start accumulating here. It means अगर यहाँ पे आप बैटरी बनाते हो तो this end will be positive and this end will be negative. यानी कि current will flow like this. So induced current in the circuit is in clockwise direction? No. It is in the anti-clockwise direction. Now velocity of bar decreases linearly with time. Yes, it will decrease. क्यों decrease? Linearly or non-linearly ये हम नहीं कह सकते. Decrease करेगा. Linearly या non-linearly we need to calculate. First thing is why it will decrease. क्योंकि देखो, the moment there will be current in this wire. अगर इस wire में current आ गया and now this is a current carrying wire kept in a magnetic field. Force will act. Force कितना लगेगा? I L cross B.
नाउ कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ आई एल क्रॉस बी। तो चलो मैं दूसरे स्लाइड में चलती हूँ। आई का डायरेक्शन ये है, आई एल क्रॉस बी। सो एल का डायरेक्शन आई के डायरेक्शन लेते हैं, सो जे क्रॉस माइनस के। what will be j cross minus k? J cross k is I, j cross minus k is minus I. So initially this rod was moving in this direction with velocity v. Now force is acting in this direction because of current flowing. So this velocity will decrease. Done है। अब इस फोर्स का वैल्यू आप लिख डालो। फोर्स क्या होता है? आई एल बी। फोर्स को क्या लिखते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन, आई एल बी। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो? एम डी वी बाई डी टी। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? आई एल बी। अब आई को लिखने का मौका आ गया। आई कैसे लिखोगे आप इस सर्किट में? आई कैसे लिखोगे? आई विल बी मोशनल ईएमएफ, दैट इज बीवीएल बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज गिवन हियर आर, सो बीवीएल बाई आर। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आई का, बीवीएल बाई आर इंटू एल इंटू पी। सो एम डीवी बाई डी टी is equal to how much? This is b square l square by r. This is a constant, b is a variable. Now let's solve it. dv by v is equal to b square, l square by, एक second, b square l square by m into क्या लिखोगे आप? dt. आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे ln v का टर्म आएगा और इधर टाइम जाएगा। So velocity will be e to the power something time, e to the power something t. Done है? So definitely it is exponentially decreasing. Minus sign जाएगा यहाँ पे, solve करोगे properly तो। So it is exponentially decreasing. Option 2 भी सही नहीं जाएगा। ठीक है? Distance the bar travels before it comes to a complete stop is proportional to r. Now you have to calculate complete stop पे कब जाएगा. So you have velocity का expression, right? So velocity is e to the power something kt. Done है? इसको आप dx by dt लिख सकते हो। ठीक है? And then you can calculate dx. क्या है क्वेश्चन? क्या है? हाँ, बिफोर इट कम्स टू ए कंप्लीट रेस्ट। तो देखो मैं कहूंगी यहाँ से नहीं सॉल्व करके, इससे ना सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे टाइम का फैक्टर आ रहा है। कंप्लीट स्टॉपेज के लिए अगेन फोर्स वाले इक्वेशन में तुम चले जाना। लेट मी डू दिस। फोर्स इज इक्वल टू कितना आया था? पी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई आर इंटू वी आया था, राइट? फोर्स को हम और क्या लिखते हैं? एम डी वी बाई, सॉरी एक चीज और लिखते हैं, डिस्टेंस के टर्म में भी लिखते हैं ना, इफ यू रिमेम्बर। v dv by dx। हाँ, v dv by dx। दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर वी। सो v v यहाँ से कैंसिल होगा, एक्चुअली प्रोपोर्शनल होगा। देखो यहाँ से दिख रहा है एम dv, दिस इज दिस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, दिस इज योर dx। इनिशियल वेलोसिटी v ले लो, फाइनल 0। इनिशियल डिस्टेंस कुछ नहीं चला था, फाइनली x चल रहा है। सो दिस इज मैग्नीट्यूड वाइज बस मैं लिख रही हूँ, साइन को मैं हटा रही हूँ। एम वी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर एक्स। सो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यस, ऑप्शन दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ पावर जनरेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। आप निकाल लेना। ठीक है? यू विल गेट द आंसर। क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। ये एक क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? सो यहाँ पे तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास दो लेंस है, राइट? वन लेंस इज हैविंग पावर दिस, वन लेंस इज दिस, है ना? एंड अनदर लेंस इज योर दिस। ठीक है? एक का पावर दूसरे से डबल होगा। यू कैन चेक इन द कैलकुलेशन, सबको पता होगा। अब कह ये रहा था कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो दोनों ही केस में, I mean क्या है, an object of height 1 centimeter is placed in front of the lens. It is observed that all the images are of equal height. दोनों ही इमेज क्या है तुम्हारे? इक्वल हाइट के। एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका फोकल लेंथ f1 मान लो, इसका f2 मान लो। ठीक है? दोनों का इमेज सेम हाइट का बन रहा है और दोनों के लिए ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है। लिटिल लिटिल थिंग्स को पकड़ते हैं। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू।
So let's say in first case this is v1 by u and in second case this is v2 by u. यही होगा. तो ऐसे तो मुझे ये दिख रहा है कि v1 is equal to v2. लेकिन क्या v1 is equal to v2 होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप लेंस फॉर्मूला यूज करो 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f, then u is different. Sorry, u is same, but f is different in both the cases, right? So v has to be different in both the cases. Even if not magnitude wise, then sign wise it will be different. It has to be different. कैसे? समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर v1 इक्वल टू v2 होता है, इसका सिंपल साफ साफ मतलब तो ये हो गया ना कि कहीं पे यहाँ पे दोनों की ही वजह से इमेज बन गया, दोनों लेंस की वजह से कहीं यहाँ इमेज बना. इज इट पॉसिबल? तुम खुद सोच के देखना, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सोचना, ठीक है? इसमें कैलकुलेशन से ज्यादा तुम्हें थॉट देना था, क्या ये पॉसिबल है? अगर अगर तुमने यहाँ पे u का वैल्यू कुछ भी रखा, f का वैल्यू डिफरेंट है, तो v का वैल्यू you will get the same. You won't get it same. आएगा क्या? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक इमेज अगर तुम्हारा इधर बन रहा है तो दूसरा इमेज कहीं इधर बनना चाहिए. देन वी कैन से कि दोनों का मैग्निफिकेशन क्या है, दोनों के इमेज का हाइट सेम है, बट मैग्निफिकेशन m1 into m2 हैज टू बी -1. it cannot be +1. I mean +1 का मतलब तो ये हो जाएगा v1 is equal to v2, but v1 cannot be equal to v2. v1 can be equal to -v2. डन है, क्योंकि लॉजिक के ऑपोजिट जा रहे हैं, नहीं हो सकता ऐसा. बट एक बार तुम लोग फिर से इस पे सोचना, आई वुड से. मैम एक बार पर्टिकुलरली रीजन बता दो कि कैसा क्यों. वैसे मैम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें सब कट हो जा रहा था जब v1 इज इक्वल टू v2 रख रहे थे ना, तो वही मैम यही रीजन कि v1 इज इक्वल टू v2 मतलब होगा क्यों नहीं. मेन रीजन ये है कि फोकल लेंथ डिफरेंट है, इस वजह से. हाँ, फोकल लेंथ डिफरेंस है ना. तुम अगर कैलकुलेशन वाइज जाओगी, ये f1 है एंड सेकंड में तुम लिखोगे 1 by v minus 1 by u, दिस इज इक्वल टू 1 by f2. ठीक है, अगर तुम सिंपल कैलकुलेशन वाइज चले जाओ तो 1 by v1 फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, 1 by f1 minus 1 by u. यही होगा ना? यस. सॉरी, दिस विल बी प्लस और माइनस, प्लस and this is 1 by v2, this is 1 by f2 plus 1 by u. तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते ना. यस मैम, 1 by f1 इज इक्वल टू 1 by f2 आ रहा था क्योंकि वो तो इक्वल था ही नहीं. और हाँ, तो तुम्हें ये इक्वल नहीं हो सकता, तुम्हें v1 इक्वल टू -v2 लेना पड़ेगा. सो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लॉजिकली पहले सोचना था कि ये दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे भी दिख रहा है दो लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ डिफरेंट है, सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए एक जगह पे इमेज नहीं बनाएगा. Even if distance is same, then they has to be with different sign convention, then different बनेगा. समझ रहे हो? समझ रहे हो? मैम ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं है, वैसे ये एक तरीके से सेपरेट ही है. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे नहीं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें दिया है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से इमेज नहीं दिया है. हाँ, यस क्वेश्चन मैम, में लिखा नहीं है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं, वरना मैम तो डिफरेंट हो जाता आंसर ही पूरा. हाँ, एक ही इमेज बनती. हाँ हाँ, नहीं कॉम्बिनेशन नहीं बोल रहा, क्योंकि टू डिफरेंट इमेजेस की बात हो. इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द इमेजेस आर ऑफ इक्वल हाइट. सो यहाँ से देखो, एक इमेज तो ये लेंस बनाएगा, दूसरा इमेज ये लेंस बनाएगा प्लेन. अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है, इधर से ये जा रहा है, बट इतना पूछ नहीं रहा हमसे. समझ रहे हो? टू लेंसेस की बात करी है, सिंपल. डन है. ऐसे भी तुम ऑपोजिट में भी जाओगे, यू नीड टू थिंक मोर. अगेन मैं कहूंगी इस क्वेश्चन को और सोचना. अगर तुमने इस ऑब्जेक्ट का भी फिर से इमेज बनाया ना, यू विल कॉम्बिनेशन को भी ट्राई करना. मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस 2 मिलेंगे, आई गेस. अगेन आई नीड टू चेक विथ इट. मैम एक तरीके से फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी ना. कॉम्बिनेशन का तो सेम हो जाएगा, कॉम्बिनेशन के लिए तो एक यस मैम, कॉम्बिनेशन में सेम ही रहेगी और इमेज भी फिर एक ही बनेगी. हाँ, कॉम्बिनेशन के लिए जा रहे हो तो सेम होगा. हाँ, बट डिफरेंट लेंसेज की बात हो रही है ना यहाँ पे. ऑल द इमेजेस की बात करी है ना इसने, ऑल द इमेजेस. So basically it is talking about two different lens, right?
ऐसे भी देखो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि एक लेंस है तुम्हारा ऐसे, एक दोनों, एक देखो कॉम्बिनेशन की बात हम कब करते हैं, तुम ऐसे सोचो ना, ये लेंस ऐसा हुआ, दूसरा ऐसा हुआ, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो दूसरे से जा ही रही है, फॉर श्योर इट इज गोइंग राइट। हियर वन लेंस इज लाइक दिस and another is like this. So when light is going like this, it means it is going through first lens. And when light is going in the in the bottom region, then light is going through the second lens, you would say, this lens. So this is not combination, right? समझ रही हो? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन किया था किसी ने, इस क्वेश्चन के बाद आई विल स्टॉप इट, जस्ट गिव मी 1 minute. सॉरी सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, हमारे पास दो सोर्सेस थे, ठीक है। इसमें एक सिंपल चीज मैं तुम्हें बता दूं, हमने वाईडीएसी पढ़ा है। सो इन वाईडीएसी वी हैव स्टडीड लाइक दिस, देयर आर टू चार्जेस बोल रही हूँ, देयर आर टू सोर्सेस, दे आर सेपरेटेड लाइक दिस. If you will connect these two sources, then you will get this line. Let's say this is line y1 and this screen, this is line y2. Here you see y1 is parallel to y2, and if y1 is parallel to y2, then the shape of fringes, that will be your hyperbolic, ठीक है। एंड इफ स्क्रीन इज केप्ट फार फार अवे, जो कि हमारा जो कि हम करते हैं, एनसीईआरटी में एक जगह ये लिखा हुआ भी है, if this screen is far away, that is this distance d is far greater than a small d, then fringes will appear like planar, ठीक है, but otherwise it is hyperbolic, hyperbola जैसा होगा, y1 is parallel to y2 then. But in our question it was like this, a screen was like this. So if this is y1, if this is y2, y1 is perpendicular to y2, and here you will get what, here you will get circular fringes. So this option was actually correct. This is about shape of fringes. दूसरी चीज ये थी about what, intensity निकालना था. So at point O, if you talk about intensity, path difference of lights coming from S1 and S2 क्या होगा बताओ. यहाँ पे this S1, let's say this distance is L. So S1 will cover how much distance? Let's say this distance is D. So S1 कितना distance cover करेगा? D plus L. How much S2 will cover? L. Path difference is how much? That is your D. And which is 5 lambda, which is integral multiple of lambda. So because of S1 and S2, point O will be central max, not central maxima, because path difference is not 0, but maxima. And here intensity will be how much? 2I0, because in maxima, if one source has an intensity I0, another source has an intensity I0, then there was a bird. Okay, so another ओके 2I0 होगा या 4I0? दिस इज 4I0 है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या जाता है इंटेंसिटी का, इफ आई राइट इंटेंसिटी का फॉर्मूला इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2. सो हियर I1 इज इक्वल टू I2, सो ये हो गया 2I0 प्लस 2I0, सो मैक्सिमम इज हाउ मच? 4I0. डन है। सो इसकी वजह से आया यहाँ पे 4I0. सिमिलरली फॉर दिस इफ यू विल डू, पाथ डिफरेंस विल बी अगेन D, एंड विच इज इक्वल टू 7.5 लैम्डा, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 7.5 को क्या लिखोगे? 7 प्लस हाफ lambda. So this is basically integral multiple of 2n plus 1 lambda by 2. So minima. Done है। इसकी वजह से no contribution, 0. And O पे intensity is average because of these two. Question को ध्यान से यहाँ पे पढ़ना. Intensity at any point on the screen is average of resultant intensities. So because of one intensity is 4I0, because of another it is 0, average will be 4I0 plus 0 by 2. That is your 2I0. ठीक है, सो ऐसे निकालोगे। उसके बाद तुम्हारा
कोई भी जनरल पॉइंट पर हम कैसे निकालेंगे, है ना। सो जनरल पॉइंट हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, जस्ट सी हियर, मैं कोई भी एक का करके बताती हूँ. सो हियर इफ यू टॉक अबाउट, लेट्स से दिस इज द जनरल पॉइंट, this is the general point, and just use the logic of YDSE, nothing more you need to do, क्योंकि यहाँ पे भी it is given D is far less than capital D. Let's say from the center this point is making an angle theta, so path difference clearly हम क्या लिख सकते हैं, D sin theta. ठीक है, here we can use, and question में हमारा क्या बोला था फर्स्ट में, हाँ डी ऑप्शन में जाओ, द सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा नियरेस्ट टू ओ ड्यू टू सोर्सेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली एंड सेकेंड मैक्सिमा नियरेस्ट टू ओ. डन है. सो मैक्सिमा नियरेस्ट टू ओ इसकी वजह से कहाँ होगा, वेयर इट विल बी, इस यहीं पे कंफ्यूजन था. फॉर्मूला तो तुम ये वाला यूज करोगे, यू विल डू इट एंड इफ इट वोंट हैपन यू विल लेट मी नो, बट मैं समझा दूं, बोला था इन दोनों की वजह से नियरेस्ट टू ओ मैक्सिमा बताओ. So at O there was maxima and here part difference was how much, 5 lambda. So if we talk about next maxima which is nearest to O, then their part difference will be what, 4 lambda. So if I am saying that this point is the point nearest to O which is having maxima, then I will say D sin theta has to be equal to 4 lambda. इसको कितना होना है, 4 lambda. समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे साइन थीटा, और ये डिस्टेंस हमें बताना था. दिस इज ऑलरेडी नोन आई गेस इन योर क्वेश्चन. सो साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं बिकॉज दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो tan थीटा को यू कैन राइट y बाय दिस होल डिस्टेंस. लेट्स से आई एम सेइंग दिस होल इज कैपिटल D, सो दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा. सेकेंड केस में हमसे क्या बोला गया था, वी वर आस्क्ड सेकेंड मैक्सिमा नियरेस्ट टू O ड्यू टू सोर्सेस ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है, सेकेंड मैक्सिमा नियरेस्ट टू ओ. अब देखो सेकेंड मैक्सिमा नियरेस्ट टू ओ अनदर सोर्स की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ. दिस इज द स्क्रीन, दिस वाज द सोर्स, and for these two sources this point was seeing part difference of 7 plus half lambda, right? So if we talk about first nearest maxima because of these two sources, then that will be at a, that will be for the part difference 7 lambda. ठीक है, एंड उससे नेक्स्ट नियरेस्ट मैक्सिमा विल बी एट अ डिस्टेंस एट अ पार्ट डिफरेंस ऑफ 6 lambda, then 5 lambda and so on. ठीक है, हम एक्चुअली व्हाई इज इट डिक्रीजिंग, लाइक ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीज नहीं होना चाहिए 8 लैम्डा देन 9 लैम्डा. वही 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 कंफ्यूजन इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है ऐसा सोर्स, यहाँ पे हमने सेंटर पे ये पढ़ा था, ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाते हैं. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ पार्ट डिफरेंस 0. तो उसके बाद जो पहला मैक्सिमा होता है दैट इज एट ए पार्ट डिफरेंस ऑफ डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा, पहला मैक्सिमा, देन 2 लैम्डा 3 लैम्डा. बट यहाँ पे दिस सेंट्रल पॉइंट इज ऑलरेडी हैविंग फॉर दिस 7 plus half lambda का डिफरेंस. ठीक है, सो दिस इज मिनिमा. फर्स्ट मैक्सिमा विल बी वेयर, इससे जब दूर जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा पार्ट डिफरेंस घटता जाएगा. ज्योमेट्री से अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाले दोनों पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तभी तो हमें दूसरा मैक्सिमा मिलेगा ना. तुम्हारा डाउट क्या है, तुम कह रहे हो कि 8 लैम्डा होना चाहिए ऐसा. यस मैम, लाइक ऊपर जा रहे हैं हम लोग तो डिस्टेंस एक तरीके से बढ़ेगा उस हिसाब से, जितना जितना एंगल इंक्रीमेंट होगा, तभी मैम यही डाउट था. ओके, तो एक काम करते हैं, ज्योमेट्रिकली इसको देख लेते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री. ध्यान से देखना, अगर अगर इस पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट के लिए ये डिफरेंस आया. कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हैं दिस, बट तो हम कुछ कह नहीं सकते ना ऐसे. क्यों, क्योंकि देखो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा स्क्रीन पे जहां की तुम्हारा इन दोनों की वजह से पार्ट डिफरेंस 0 गया होगा. कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जहां पे आई मीन नहीं होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले. मैम होगा, सर्कल बना के ऑब्जर्व कर सकते हैं मैम, दोनों सोर्स हाँ के मतलब सेंटर पे हाँ रख के सर्कल बना, हाँ. फिर दोनों पॉइंट के जस्ट ऊपर पार्ट डिफरेंस 0 जाएगा और जस्ट नीचे भी, और बगल हम्म में पार्ट डिफरेंस 4 लैम्डा हो रहा है,
तो बीच में ऊपर 0 और बगल में 4 लैम्डा, तो बीच में 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा सर्कल में आएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट यस, सर्कल में ही जा सकता है, अदरवाइज तुम अगर इस लाइन, क्योंकि हमारा फ्रिंज भी बोला है ना सर्कुलर होगा, मैंने पहले तुमसे बोला ना कि ये दोनों जब ऐसा है तो फ्रिंज तुम्हारा सर्कुलर है। फ्रिंज सर्कुलर होने का मतलब क्या है कि देखो अभी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा, मैं तुम्हें कैसे डिफरेंस में दिखाऊं। ओके हम समझ आ गया कि सबसे ऊपर जो है वो ऊपर और सबसे नीचे जो है डायमेट्रिक एंड्स पे 0 हो जाएगा, देन इट विल इंक्रीज टिल द ओ, और फिर सब उसके नीचे फिर डिक्रीज होने लग जाएगा। यस यस यस, इफ यू आर एबल टू इमेजिन इट्स फाइन, इट्स वेरी मच फाइन। चलो ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करो तुम लोग। सो दिस क्वेश्चन आई फेल्ट लाइक इट वाज गुड। अगर इसमें सारे ऑप्शंस भी नहीं आ रहे तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन वो काफी इजी था टिक करना। तो अगर डी में तुम कंफ्यूज भी कर रहे हो ना तो ठीक है, मल्टीपल चॉइस था आई गेस। सो दो ऑप्शन का तो तुम्हें आंसर मिल जाता। डी में अगर मुश्किल भी हो रही है तो इट्स फाइन। डन है, चलो ठीक है। सॉरी आई कुडेंट एक्सप्लेन मोर हियर, टाइम नहीं था इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा। चलो ठीक है, कोई नहीं। सो यू विल डू सम मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी था, काफी इजी है। यहाँ पे भी सिंपल फॉर्मूला से तुम ट्रेवर्स कर सकते हो, यू कैन ट्रेवर्स इट सिंपली फ्रॉम द फॉर्मूला। सो इस क्वेश्चन को भी तुम लोग प्लीज ट्राई करना। और एक और क्वेश्चन था जो मुझे डिस्कस करनी थी बट आई फेल्ट लाइक तुम लोग जरूर किए होगे। देयर वाज ए रॉड लाइक दिस एंड देन देयर वाज ए पार्टिकल लाइक दिस। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी तुम लोग करना, किसी को भी डाउट हो मुझे बताना। ठीक है, चलो। एनीवन एनीथिंग? नहीं है, चलो ठीक है, थैंक यू। हर्षिता, सोहेल, अंकित, इट्स फाइन। चलो सभी लोग टेंशन मत लो अपने मार्क्स का, जो आगे है उस पर फोकस करो। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज। स्टे आई मीन हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एंड थैंक यू somebody who brought the idea of that circle वाला thing, क्योंकि वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। So you helped me a lot in that. Thank you. चलो बाय बाय, टेक केयर।